हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस फेयर। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया तरह त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे होंगे, मतलब मना रहे होंगे, है ना। सो विश यू अ वेरी हैप्पी गोवर्धन पूजा टू ऑल ऑफ यू। सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबके जीवन में खूब सारी तरक्की लेके आए। और जैसे ये जो पर्व है दिवाली का, गोवर्धन का, बहुत लाइटनिंग होती है, तो आप सबका जीवन ऐसे ही जगमगाता रहे, है ना। और बहुत जल्दी सभी सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छे नंबरों से आप लोग पास हो, ऐसी मेरी बेस्ट विशेज़ है आप सबके लिए। बाकी चलो अपना शुरू करते हैं। आज हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में लोक प्रशासन की जो सीरीज चल रही थी, है ना, उसमें हम थर्ड यूनिट है जो बेसिकली बजट, उसके सेकेंड पार्ट पर काम करेंगे। उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बाकी जो यूनिट्स हो चुकी हैं उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने वो अभी भी नहीं देखी हैं सो गो एंड वॉच, नोट मेकिंग साथ साथ कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जिनके पास VSC वाला कोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज वाला, वो लोग भी प्लेलिस्ट अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है, यहाँ ये लिखा हुआ है। टेलीग्राम चैनल का नाम डाल के नाम मिले तो वो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से देख लेना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहेगा, है ना। जो 500 सब्सक्राइबर हैं उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट से ही, ठीक है। बाकी बजट 3, वो बजट 3 कह रही हूँ, यूनिट 3 का बजट का सेकेंड पार्ट आज हम लोग कर रहे हैं, और बजट आज हम इस वाले पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे ना इसका, होपफुली आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी, राइट। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जितना अपने लेवल पर बेस्ट दे सकती हूँ ना, मैं दे रही हूँ, क्योंकि यू नो दैट कि थोड़ा फेस्टिवल का टाइम है, बट स्टिल वी आर डूइंग सो मच हार्ड वर्क, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरा प्रिपेयर करने में कंटेंट, उसके बाद वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है सारी चीज़ों में, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि 2-4 घंटे की मेहनत है ना, तो पूरा पूरा दिन बैठकर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को बेनिफिट ले रहे होंगे, है ना, बहुत हेल्प उठा रहे होंगे इन सब चीज़ों से, क्योंकि आप लोगों के लिए किया जा रहा है। और ऑनेस्टली बोलूँ तो आप लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की, इसलिए जस्ट आई एम हेयर फॉर ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना, है ना। बाकी आज हम करने वाले हैं बजट के प्रकार और वित्त मंत्री की भूमिका, मतलब टाइप ऑफ बजट्स देखेंगे, एंड रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या रोल रहता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस यूनिट से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, प्लीज डू नॉट स्किप दिस, ठीक है। पहले से पहले वाला देखोगे देन ये, जिससे कि थोड़ा सा लिंक बने, राइट। बजट क्या है देखो, हमने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा था, बट एक लिंक मेंटेन करने के लिए वी आर गोइंग टू रिवाइज वंस अगेन, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। बजट एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ना, जिसमें आप अपनी इकोनॉमी को प्लान करते हो कि आने वाले टाइम में, कि आपको आने वाले साल के लिए, अगले साल के लिए कैसे कैसे क्या करना है, वो सारा का सारा आपको बजट में देखना पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ और है कि ये नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, मतलब प्लान्ड इकोनॉमी को ही नियोजित अर्थव्यवस्था बोल देते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बेसिकली हम 3 पहलुओं की बात करते हैं, 3 एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। एक है अकाउंटेबिलिटी, एक है मैनेजमेंट, एक है इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन। दैट मीन्स अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, कि आपकी जवाबदेही बनती है। जैसे ना आप पढ़ोगे अभी, धीरे धीरे प्रोसेस देखोगे कैसे बजट पेश होता है, कैसे कैसे क्या होता है, फिर जब डिस्कशन का टाइम पीरियड आता है, क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, फिर उसमें जवाबदेही बनती है कि जवाब देने पड़ते हैं, है ना, तो कौन कैसे जवाब देता है वो सब अपन पढ़ेंगे मस्त आराम से, ठीक है, तो चिंता मत करो। मैनेजमेंट की बात प्रबंधन, क्योंकि भाई आपके पास ये पूरा टोटल अमाउंट इकट्ठा हो गया, है ना, तो अब आपको मैनेजमेंट करना है कि किस डिपार्टमेंट को हमें कितना देना है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ रखनी पड़ती है। इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, आर्थिक निर्धारण, कि किस तरीके से आपको अपने इकोनॉमी का ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को मेंटेन करना है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको फोटो से पता लग रहा होगा, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, ठीक है। इन्होंने लास्ट ईयर बजट जब पेश किया था, ये इनकी इमेज थी। आपको इस चीज़ को समझ में आ रहा होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर जो आपका होता है, ठीक है, वो मेजरली क्या करता है, वो बजट को पेश करता है, ठीक है। प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू। बाकी सारी डिटेल्स अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो मेन बात, इन एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, अगर देखोगे आप जवाबदेही के कॉन्टेक्स्ट में, आर्थिक निर्धारण के पहलू में, है ना, तो कहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था और खर्चों को दिशा देता है। मतलब कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है, जो आपकी इकोनॉमी है ना, कि जिस दिशा में आप डेवलपमेंट कर रहे हो उसकी बात हो रही है, और इसके अलावा एक्सपेंसेस जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसकी बात हो रही है। इसके अलावा ये लीड करता है
यूजेस ऑफ रिसोर्सेज इन मोर बेनिफिशियल वे, मतलब आपके पास ना संसाधन तो हैं, पर आपको उन संसाधनों का यूज कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, जिससे कि आप उनसे अधिकतम लाभ उठा सको, है ना, मैक्सिमाइज कर सको उसके प्रॉफिट को, है ना, बेनिफिट उठा सको मैक्सिमम। इसके अलावा और क्या होता है इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स में, मतलब आर्थिक निर्धारक के रूप में एक चीज और होती है कि ये जो आपके जितने भी टैक्सेस होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब जो कर हो गए जो लगाए जाते हैं, टैक्सेस को कर बोल देते हैं और एक्सपेंस खर्चे, है ना, इनके बीच में आर्थिक संतुलन को बढ़ावा देता है कि बैलेंस करना बड़ा जरूरी है ना, अगर बैलेंस नहीं होगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो ये बैलेंस की बात करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका टूल ऑफ मैनेजमेंट फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड प्रोग्राम। आपको पता है कि बजट एक टूल है, टूल की तरह हम ऐसे काम करते हैं, क्योंकि हमें पूरी की पूरी इकोनॉमिक जो है हमारी, मतलब इकोनॉमिक प्लान करना है आपको, पूरी की पूरी आर्थिक योजना बनानी है। इसके अलावा आप पूरी प्रोग्रामिंग करते हो कि पूरा का पूरा एक प्रोग्राम सेटअप होता है कि हाँ भैया कब बजट पेश होगा, कैसे कैसे क्या होगा, फिर इसको इंप्लीमेंट कराना, मतलब लागू कराना, वो सब होता है, राइट। बजटिंग क्या है, अगर थोड़ा सा और डीप चले अपन तो ये देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ये बात तो हमने पढ़ी ली। जैसे आप और चीजों में देखते हो ना, हम नेगोशिएट और क्या नाम है पीसफुल मेंटेन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस में या सोशल साइंस का जो स्टूडेंट होता है ना, इन वर्ड से बड़ा फेमिलियर होता है। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो ये 4-5 वर्ड है जो हमें बचा लेते हैं। जैसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, जब कोऑर्डिनेशन की बात आती है तो हर सेक्टर में करते हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, राइट। तो ऐसी जब बजटिंग की बात आ रही है ना, जब हम इस यूनिट को पढ़ रहे हैं तो आप बार बार देखोगे इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात आ रही है, प्लानिंग की बात आ रही है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात आ रही है। तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो कीवर्ड की तरह यू कैन यूज, है ना, अगर कहीं फंसते हो तो, ठीक है। तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपका आर्थिक प्रबंधन भी कर रहा है और राजनीतिक प्रबंधन भी कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसा टाइप ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि पूरा संगठन की एक प्रकार की वित्तीय नीति है कि ये जो आपका संगठन है ऐसी नीति बनाता है जिसके आधार पर आप प्रॉपर वर्क कर पाओगे। बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस है या फिर एक ऐसी प्रक्रिया है कार्य करने की जिसमें क्या होता है बजट तैयार किया जाता है। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ मीडियम एंड एंड्स, मतलब कि आपको ये देखना है जब आप सिलेक्शन करते हो उसके प्रोसेस का तो क्या मीडियम है, मतलब किस जरिए आप इस चीज को फुलफिल करने वाले हो, क्या आपके एंड्स हैं, मतलब क्या आपके गोल है ना, कि कहाँ तक आपने पहुंचना है इसके जरिए। तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि माध्यम और साध्य की चयन की प्रक्रिया बड़ी जरूरी हो जाती है। इसके अलावा आप देखोगे कि एक भाग में ये वाली बात भी है कि जब आप संसाधन के आवंटन की बात करते हो, मतलब जो रिसोर्स है उनको एलोकेट करना, तो वो सही तरीके से, मतलब आपके पास अगर उनकी सही तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो आप उनको सही तरीके से यूज कर पाओगे। आपको पता है कि मेरे पास अगर ये संसाधन अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, तो आपका उन संसाधनों का कहाँ प्रयोग अच्छे से करना है जहां आप ज्यादा से ज्यादा उनका बेनिफिट उठा पाओ, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात क्या है, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग राइट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। आपको पता है कि बजट में आप क्या करते हो, गैदर करते हो, इकट्ठा करते हो सारी जो भी प्रासंगिक और सही जानकारी होती है वो सारी, क्योंकि सही जानकारी होगी, सही आंकड़ा होगा, सही डेटा होगा, तभी तो भाई आगे की प्लानिंग करोगे ना बढ़िया तरह, ठीक है। इसके अलावा गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्टर, मतलब वो कह रहे हैं क्षेत्रों की पहचान के साथ उपभोग, निवेश, हस्तांतरण की जानकारी देता है, मतलब कितना तो कंजप्शन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितना आपने लगाया, निवेश करा, ठीक है, कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो सारी की सारी चीजें देखते हैं हम। इसके अलावा आप देखोगे कि बजटिंग में और क्या क्या इन्वॉल्व होता है ना, तो वो कह रहे हैं कि सार्वजनिक या सरकारी बजट के संदर्भ में ये सारी चीजें शामिल होती हैं, जो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ एक एक करके। सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, क्योंकि आपको पता है सारे जो मिनिस्टर वगैरह, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह, देखो पृष्ठभूमि जो है, बैकग्राउंड है पूरा पॉलिटिकल है, राइट। तो ये मिलकर ही तो काम कर रहे हैं ना, तो पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिकल दोनों चीजों को ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल एक्सरसाइज है एज इट एनालाइज द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। यहाँ क्या हो रहा है कि आपके जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस है ना वो एनालाइज हो रहे हैं प्रॉपर अच्छे से, कि जितने भी सरकार ने खर्चे किए वो पूरा एनालाइज होगा, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। आपको पता है कि जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऐसा तो नहीं है कि आपने जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है, कि वो आप ओनली जो निजी, प्राइवेट बोल देते हैं निजी को, है ना, और पब्लिक बोल देते हैं सार्वजनिक को, तो जो निजी सेक्टर को ही दोगे आप या फिर सार्वजनिक को ही दोगे, पब्लिक को ही, ऐसा तो नहीं है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इक्वली, ठीक है। बजटिंग एग्जामिन हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्स हैव बीन यूज्ड इन द पास्ट। बजट ये सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि पास्ट में, पास्ट वाली चीज को देखता है कि लास्ट वाले ईयर में कैसे कैसे क्या हुआ, क्योंकि आप उन चीजों से सीखते हो ना, अपने पास एक्सपीरियंस लेता है इंसान, तो सेम बजट में भी आप एक्सपीरियंस लेते हो कि यार लास्ट साल इतना इतना हुआ था, तो आगे आने वाले साल में हम क्या क्या ध्यान रखें, है ना, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान हो जाता है। फिर आप एनालाइज करते हो उसको, एनालाइज करा आपने सिचुएशन को कि हाँ भाई ये कमी रही, ऐसे ऐसे इसको ठीक करना है, एनालाइज करना, अकम्प्लिश्ड at what cost are charting a course for future by allocating resources
फॉर द कमिंग बजट पीरियड। दैट मीन्स कि यहाँ क्या होता है कि पूरा का पूरा आप विश्लेषण करते हो कि किस कीमत पर आपको कैसे कैसे आवंटन करना है, ठीक है। इसके अलावा आप एक पूरा का पूरा पाठ्यक्रम मतलब एक पूरा आप तैयार करते हो कोर्स, है ना, जिसमें आप देखते हो कि आगे आने वाले टाइम में जो आप बजट प्रिपेयर कर रहे हो आगे आने वाले साल के लिए कि संसाधनों का आवंटन कैसे करोगे भविष्य में, ठीक है। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिट्स फॉर अचीविंग द डिटरमाइंड रिजल्ट। दैट मीन्स आपको असाइन की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर आप देखोगे तो जैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट है तो इन दोनों को इनकी ड्यूटीज असाइन है कि आपका ये एम है या आपका ये उद्देश्य, ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये फुलफिल करना है, ठीक है। तो वो इनसे रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है फिर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप ऑफ बजट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो भाई बिल्कुल अलर्ट होके ना नोट मेकिंग कर लेना साथ साथ, सही बता रही हूँ, वरना बाद में ना टाइम कम मिलेगा। अब धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है ना। तो देखो फेस्टिवल यहाँ भी है वहाँ भी है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए ओनली या फिर मेरे लिए, सबके लिए है, ठीक है। बट स्टिल अगर आप देखोगे कि कहते हैं ना डिटर्मिनेशन हो अगर इंसान में तो वो फिर करता ही है। तो जैसे मैं टाइम निकाल रही हूँ ना फेस्टिवल होते हुए भी, ठीक है, घर पे डांट खाते हुए भी, तो स्टिल आपको भी टाइम निकालना है किसी भी कीमत पे कैसे भी करके, ठीक है। इतना ही मैं समझ लूंगी कि आपका मुझे सपोर्ट मिल गया अगर आप साथ साथ नोट मेकिंग कर लोगे, सपोर्ट कर दोगे इन सारी चीज़ों को। एक चीज़ और बतानी थी, जब आप लोग सपोर्ट करते हो ना मुझे, जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं या आप लोग थोड़ा सा शेयर कर देते हो इसको, तो मुझे पता लगता है कि सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी सारी दिख जाती है, पता चल जाती है। तो फिर ऐसा लगता है बीइंग टीचर, सोचो कि टीचर को पढ़ाने में मजा आता है कि हाँ वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर पा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा जो गोल है वो सिर्फ आप लोगों को हेल्प करना है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की हेल्प होगी तो उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है ना। मेहनत करते हैं पूरे टाइम तो थोड़ी तसल्ली आती है कि चलो ठीक है बच्चों का भला हो गया, चलो बच्चे खुश हो गए, बच्चों को कंटेंट समझ में आ गया। क्योंकि मेजर बात यही है, पढ़ तो यार आप भी लोगे किताबों से कहीं ना कहीं से, बतेरा गूगल पे कंटेंट है। बात है कि इजी लैंग्वेज में करके समझाना कि आप एक बार कोर अंडरस्टैंडिंग समझ जाओ, लिख तो तुम अपने आप आओगे, वो तो मुझे भी पता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बजट, ये आपको पता होगा कि जो बजट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का, मतलब प्रशासनिक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। जरूरी है कि जब आप इन संसाधनों को बेहतर और कुशल उपयोग करते हो, मतलब बजट में क्या करते हो, जितने भी आपके संसाधन है आप उनका बेटर और एफिशिएंट तरीके से यूज करना देखते हो कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। डिफरेंसेस देखते हो कि क्या आपके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में, मतलब संरचनात्मक पहलुओं में, ठीक है, प्रिफरेंशियल फैक्टर्स में, मतलब मैनर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में, कि जो आपने चीजें बनाई, जो भी कारक दिए, उन सबके कार्यान्वयन में, मतलब लागू होने में किस किस तरीके से क्या क्या अंतर आता है वो सब हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो पहला जो टाइप है बजट का, परफॉर्मेंस बजटिंग, मतलब प्रदर्शन बजटिंग, ठीक है। सो हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और चाहो तो ये इंग्लिश वाली टर्म है ना, जब आप नोट मेकिंग करोगे तो साथ साथ लिखते चलना, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, ठीक है। ये ट्रेडिशनल बजट सिस्टम है, पारंपरिक तरीके से, है ना, पहले के टाइम में यूज होता था, ठीक है। इसमें क्या होता है, सरकार की एक्टिविटीज देखते हो, फंक्शन और प्रोग्राम, मतलब जो भी उनकी गतिविधि, कार्य और कार्यक्रम है, उनकी परियोजनाओं के बारे में सारी डिटेल्स हम देखते हैं, ठीक है। बेसिकली ये आउटकम ओरिएंटेड होता है, मतलब इनका सिर्फ एक ही ध्यान रहता है कि भाई मैंने ये रिजल्ट सोचा था, ये रिजल्ट आया कि नहीं आया, बस इतना ही जानना है हमने, और इससे ऊपर नहीं चलना, ठीक है। ये फोकस करता है कि आपका आउटकम आना चाहिए, स्पेसिफिक यूज ऑफ सोर्सेज अंडर द फिक्स टाइम ऑफ पीरियड। मतलब एक सीधी सी बात है, मतलब बहुत नॉर्मल, क्या कि मैंने अगर जस्ट एक एग्जाम्पल कि मैंने एक एम रखा, ठीक है, कि पर्टिकुलर फिक्स टाइम में, मतलब जैसे मान लो 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, अगर मैं मतलब ऐसे ही जस्ट एक एग्जाम्पल है, सो इसको एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करना कि मैंने 2 महीने के अंदर अंदर क्या किया, आपका एक ये मेरा एम है जो मुझे फुलफिल करना है, ठीक है। सो इसका टाइम पीरियड 2 महीने हो गया, ठीक है। ये रिसोर्सेज हो गए जो आपने दिए, एम आपका कि 2 महीने में फुलफिल करना है, और आपने कोई भी आउटकम सोचा होगा, ठीक है, कोई भी आउटकम होगा आपका, तो वो आउटकम कैसे फुलफिल होगा, जब तक आप 2 महीने में उन रिसोर्सेज का पूरा भरपूर यूज नहीं कर लोगे ना, आप वो आउटकम नहीं दे पाओगे। ये जो परफॉर्मेंस बजटिंग है सिर्फ यही देखता है कि भैया मैंने 2 महीने में सोचा था कि ये काम हो जाना चाहिए था, तो ये आउटकम जो मैंने सोचा ये तो नहीं हुआ पूरा, तो दैट मीन्स की बजट में प्रॉब्लम आई, ठीक है। अगर हो गया दैट मीन्स हमारा सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो। एक चीज और, ये जो बजटिंग है ना, ये जो परफॉर्मेंस बजटिंग है ना, ये किस रिस्पॉन्स में आई थी, क्योंकि इसको मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन उठे थे आपके जिसके ऊपर इसकी बात हुई, तो बात ये थी व्हाट शुड बी द डिजायरेबल क्वांटिटी ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर अ गवर्नमेंट। मतलब एक क्वेश्चन उठा, सरकार के पास व्यय की मात्रा क्या होनी चाहिए, कि मतलब उनके पास भी तो कोई एक लिमिट हो
खर्च करने की, जैसे कि हम सबके पास होती है कि हाँ भाई मैं इतना ही खर्च कर सकता हूँ पर्टिकुलर अमाउंट, आपके पास भी होगी कि हाँ भाई मैं तो पर्टिकुलर इतना ही खर्च कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं सोचती हूँ मैं 10K के अलावा इससे ऊपर नहीं जाऊंगी, ठीक है, हो सकता है तुम सोचो कि मैं 20 से ऊपर नहीं जाऊँ, तो सबकी अपनी लिमिट होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि कोई डिजायरेबल क्वांटिटी होगी सरकार के खर्च करने की। इसके अलावा व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रिसोर्स और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब वो ये कह रहे हैं कि व्यय और सरकारी संसाधन या राष्ट्रीय सकल उत्पादों का अनुपात क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चंस पूछा कि क्या प्रपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज कि कितनी कार्यकुशलता से काम किया जाए या फिर कितने प्रभावी ढंग से काम किया जाए, इस चीज का ध्यान देखा गया कि कितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, ठीक है, उनकी बात हुई। इसके अलावा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में एक रिफॉर्म आया था, जैसे आपने पढ़े थे ना वो रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थे हमारे, प्रशासनिक सुधार बोल देते हैं जिसको, ठीक है। ऐसे अमेरिका में आया था हूवर कमीशन, है ना, क्या नाम है, 1947 में आया था। इन्होंने डील किया था इन क्वेश्चंस को, तो उसके जवाब में परफॉर्मेंस बजटिंग आई थी। एक और बात थी, कमीशन रिकमेंड करता है क्या क्या, ये जो हूवर कमीशन है ना अमेरिका का, इसने रिकमेंड किया कि परफॉर्मेंस बजटिंग एक ऑल्टरनेट की तरह देखो, मतलब वो ये कह रहे हैं विकल्प के रूप में देखना है इसको, ठीक है। और उन्होंने 3 विशेषताएं बताई, बेसिकली 3 क्या क्या फीचर है। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि देखो यहाँ क्वेश्चन ये उठ रहा था ना सरकार को कितना एक्सपेंड करना चाहिए, एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, उन्होंने कहा इसका क्लासिफिकेशन कर दो, मतलब बढ़िया वर्गीकरण कर दो सरकार के व्यय का कि आप इस चीज पर कैसे कैसे खर्च करोगे। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब आपका प्रदर्शन का मापन करना, कि आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना, क्योंकि जब आपको पता रहेगा ना बीइंग गवर्नमेंट की हाँ भैया परफॉर्मेंस देखी जाएगी, तो आप बड़ा ध्यान रखोगे कि हाँ भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नोट होगी तभी तो फिर आपका कंपैरिजन होगा ना आपकी अपोजिशन पार्टी से, और तभी तो आपको दोबारा आने के चांसेस रहेंगे, राइट। रिपोर्टिंग ऑफ आउटकम और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, मतलब आपने जो नोटिस रखा था या फिर आपने एक एम रखा था ना कि भैया मेरे ये परिणाम आ जाने चाहिए थे, ठीक है, तो वो आए नहीं आए, कितने हद तक सफल हुए तो मतलब कोई कमी तो नहीं रह गई, तो इनकी सारी की सारी रिपोर्टिंग, तो ये उनका ऑल्टरनेटिव था। नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम बजटिंग, इसको बोल देते हैं क्या, कार्यक्रम बजटिंग, ये सेकंड है। इसको इंट्रोड्यूस किया सेम कमेटी ने, हूवर कमेटी ने, ठीक है, या फिर हूवर कमीशन बोलेंगे, ठीक है, 1955 में। इन्होंने फोकस किया वही जो बताई थी इन्होंने लास्ट टाइम, रिकमेंडेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट वर्क, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, इन्होंने ये चीजें ऐड कर दी इसमें, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर की बात तो करी थी इन्होंने कि भाई मतलब सरकार के व्यय का वर्गीकरण करो, ठीक है, बट इन्होंने और क्या बोला, इन्होंने कहा सरकार के कामों का क्या लागत लग रही है, कि हाँ भाई कितना गवर्नमेंट को कॉस्ट आ रहा है, कितना क्या पड़ रहा है, उन सब का भी आपको पूरा का पूरा वर्गीकरण करना है, ठीक है। इसके अलावा इस बजट को आप देखोगे कंसीडर किया जाता है एज अ प्राइमरी एसेंशियल स्टेप ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग, मतलब जो परफॉर्मेंस बजटिंग है ना उसका ये प्राइमरी स्टेप है, मतलब प्राथमिक स्टेप है ये प्रोग्राम बजटिंग। अगर आपने प्रोग्राम बजटिंग अच्छे से कर ली तो आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा परफॉर्मेंस का, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे 2 बेसिक डिफरेंस पाए जाते हैं। अब ऐसा लगेगा कि बातें कहीं ना कहीं ओवरलैप सी तो नहीं हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ, मिनट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राजी, ठीक है, तुम राजी होने चाहिए हो बस, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली 2 डिफरेंसेस की बात हो रही है परफॉर्मेंस और प्रोग्राम के बीच में। परफॉर्मेंस प्रोग्राम मतलब समझ रहे हो ना, प्रदर्शन और कार्यक्रम। प्रोग्राम मतलब ऐसी कार्यक्रम, ये तो पता ही होगा, वैसे नहीं पता तो मतलब एक याद रख लोगे तो दूसरा ध्यान रह जाएगा कि दूसरा प्रदर्शन है, ठीक है। 2 बेसिक अंतर पाए जाते हैं। थोड़ा सा अगर ये पटाखे वटाखे की नॉइस आ रही होगी तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, ओके, बस कंटेंट पे ध्यान दो। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि फर्स्ट अगर पहली बात देखा जाए तो परफॉर्मेंस जो बजटिंग है, मतलब कि जो प्रदर्शन बजट है आपका, है ना, इसके प्रबंधन में क्या होता है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग एज इट फोकस ऑन द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस सर्विस एंड एलोकेशन। मतलब परफॉर्मेंस में आप परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो, इसको ऐसे समझो जैसे हम स्कूल में होते हैं ना, हमारे जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं या फिर पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, हम सबके होते थे स्कूल में, राइट। तो आप लोग को पता है परफॉर्मेंस देखते थे, या फिर आप ग्रेजुएशन में भी तो आप परफॉर्मेंस देखोगे, यार मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में तो इतने बन रहे थे, सेकंड सेमेस्टर में इतने बन रहे हैं, मतलब आप कंपैरिजन करते हो, आप फोकस करते हो, एनालाइज करते हो प्रीवियस सर्विस से, पुरानी सिचुएशन से, कि यार फर्स्ट में इतने बन रहे थे, सेकंड में इतने बने, समझ गए, तो वो कंपैरिजन हुआ। फिर आप देखोगे मैनेजमेंट कैसा रहा, क्या कंट्रोल किया मैंने, क्या क्या चीज पे फोकस किया, तो वो सारी चीजों के थ्रू आप देखते हो, ठीक है, किसमें, परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस से ध्यान रख लो कि जब हम अपनी स्थिति को देखते हैं पुरानी के कंपैरिजन में करके, ठीक है। प्रोग्राम में क्या होता है, अदर एंड बजटिंग फोकस ऑन प्लानिंग एंड इट्स एनालिसिस इज अबाउट फॉरवर्ड ओरिएंटेड। प्रोग्राम में क्या होता है, देखो एक बात समझो, प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना हमारे घर में प्रोग्राम है, शादी का प्रोग्राम होता है या फिर बर्थडे प्रोग्राम होता है या फिर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं दुनिया भर के, राइट। तो प्रोग्राम होते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड। आपने किसी को बताया, फिर चलो मैं ही बता रही हूँ आपको कि मेरे घर में शादी है,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सही में नहीं है, कभी खुश हो जाओ ना, ठीक है, मतलब खुश क्यों ही होगे वैसे तो, बट ठीक है, कहने का मतलब है, मैंने एग्जाम्पल दिया कि भाई शादी है मेरे घर में, ठीक है, शादी का प्रोग्राम है या फिर मेहंदी का प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम होएगा ना आगे, तो इस तरीके से इसको जोड़ लो कि भाई ये फ्यूचर ओरिएंटेड है ना, ये फॉरवर्ड ओरिएंटेड है, मतलब ये आगे की तरफ देखता है, ये आगे की ओर उन्मुख होता है कि इसमें आगे वाली चीजों का ध्यान रखा जाता है कि इन फ्यूचर जो मैं बजट प्रिपेयर कर रहा हूँ उसके लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम में ये होता है, वर्ड से भी अगर समझ लिया ना तो भाई कसम से बता रही हूँ, मिनट में अभी समझ में आ जाएगा और ये चीज भूलोगे नहीं, बस रिविजन की जरूरत होगी। सो फोकस बनाए रखो। एक और आपका डिफरेंस है कि और समझ में आएगा, परफॉर्मेंस बजटिंग में क्या होता है, परफॉर्मेंस बजटिंग में एलोकेट करते हैं द पास्ट आउटकम फॉर द फ्यूचर प्लान। मैंने बताया परफॉर्मेंस देख रहे हो फ्यूचर आउटकम के साथ, क्योंकि फ्यूचर में मेरी ऐसी आई थी यार, वो सॉरी पास्ट में मेरी ऐसी आई थी, कंपेयर किया ना कि पास्ट वाली चीज से आउटकम से, तो मतलब फ्यूचर के लिए कि यार पास्ट में ऐसा ऐसा रहा था, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कि पास्ट में यार मेरे 57% रह गए थे, जबकि मेरा टारगेट था 60% से ऊपर लाना, क्योंकि कॉलेज में आप सबको पता होगा हम फर्स्ट डिवीजन पर बहुत ध्यान देते हैं कि बस 60% से ऊपर आ जाए कैसे भी करके, क्योंकि वो फर्स्ट डिवीजन बड़ी मैटर करती है। तो रियलाइज हुआ पास्ट में, अब सोचा भाई सेकंड सेमेस्टर में क्या करेंगे, इसको किसी भी कीमत पे 60+ लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, मेन कंसर्न है पास्ट से देखा आपने और जस्टिफाई किया, फिर अपने फेलियर्स को, जो भी आपके फेलियर रहे, फिर आपने देखा कि क्या सक्सेस ऑफ प्लानिंग चाहिए, बस उसके अकॉर्डिंग फिर इम्प्लीमेंट करेंगे अपन मस्त, ठीक है। अदर हैंड पर प्रोग्राम बजटिंग देखोगे ये फोकस करता है, ये भी पास्ट पे फोकस करता है, ऐसा नहीं फोकस नहीं कर रहा, पर इसकी जो पूरी की पूरी प्लानिंग होती है वो कैसी होती है, प्लानिंग इट मेन कंसर्न इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क, प्लानिंग अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव इशू। ये बात करते हैं आगे आने वाली चीजों के लिए कि जो भी इशू आ रहे हैं आगे आने वाले टाइम में या फिर आ सकते हैं, उनकी बात करता है कि हाँ भाई उस पर हमें कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, क्या प्लानिंग करनी है, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो ये प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली, इसमें वही फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। होप बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझाया ऑनेस्टली, ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। दिस बजट सिस्टम डिडंट गेट फुल अटेंशन एज इट गॉट फेल्ड, हालांकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था बट ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, फेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट, ठीक है। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट इंट्रोड्यूस कब हुआ, 1965 में, ठीक है। 1965 में कोई वॉर हुई थी इंडिया की, अगर हुई थी तो ज़रा बताना कमेंट में, जाने हम भी क्या चल रहा है तुम्हारा हाल चाल, कि बेसिक चीज़ें भूलते जा रहे हो या ध्यान है, क्योंकि ये बेसिक है, ज़रूरी पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, इसके अलावा क्या है, क्लेम दैट इज एबल टू डू प्रोग्रामिंग फॉर बेटर लाइफ एट लोएस्ट कॉस्ट। अब बात ये हुई प्लानिंग करनी है पूरे प्रोग्राम के साथ, तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग मतलब कम से कम कीमत लगाकर लोएस्ट कॉस्ट पे, समझ रहे हो, न्यूनतम लागत पर हमें बेहतर जीवन के लिए प्रोग्रामिंग करनी है कि आप बेस्ट प्रोग्रामिंग कर सको। ये इन्वॉल्व करता है स्पेसिफिकेशन ऑफ गोल्स, प्लान्स एंड देयर फॉर्मुलेशन, मतलब आपने एक गोल बनाया, मतलब ओनली वन गोल बनाया अगर, तो आप इस गोल के लिए स्पेसिफिकली वर्क करोगे। अगर आपने सेकंड गोल बनाया तो इसके लिए स्पेसिफिक अलग से होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही गोल से दोनों काम हो रहे हैं ना, सबके लिए अलग अलग से आप गोल बनाओ, अलग से प्लानिंग होगी, अलग से फॉर्मुलेशन होगा, राइट। और ये वाली चीज सही है कि थोड़ा बहुत ओल्ड सिस्टम से, मतलब पुराने सिस्टम से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, राइट। हिंदी वाले स्टूडेंट अगर इसे समझें तो लक्ष्य, योजना और उनके निर्माण की विशिष्टता बड़ी शामिल है इसमें। ये कुछ हद तक पुरानी प्रणाली के समान था, जो पुराने आपके ओल्ड सिस्टम है उसके जैसा, ठीक है। बट ये फोकस किस पे कर रहा है, एनालाइज ऑफ पास्ट प्लान, मतलब जो पिछली योजना है उसका विश्लेषण करना, तभी तो आप विश्लेषण करके आपको समझ में आएगा ना कि यार ये गलती हो गई थी, अब आगे से ध्यान रखेंगे और क्या, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है इसका। इसके अलावा ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, व्यवहारिक दृष्टिकोण कहते हैं जिसको, है ना, और इसका जो बेस है वो यही है ना। ये अप्रोच फाइंडिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक, मतलब आपको स्पेसिफिक ये काम करना है। तो अगर आपको पता है कि मैंने तो एक फॉर्मूले सोचा या फिर एक तरीका सोचा कि इस तरीके से होनी चाहिए, इन केस ये नहीं हो पा रहा तो भाई दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढो, विकल्प ढूंढो सीधा, क्योंकि काम तो करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। सो विकल्प की खोज की जाती है। लाइन आइटम बजट बड़ा ही सादा सिंपल सा है, जैसे लाइन बना ली ना हमने, बस इसी के आधार पे मस्त समझ में आ जाएगा, है ना, कि जब आप इसमें क्या करते हो, टाइम सीरीज का कंपैरिजन करते हो, है ना, अलग अलग टाइम पे सेम चीज का कंपैरिजन हो रहा है आपका, कि हाँ भाई आपने इस साल कितना वो किया, जैसे 23 चल रहा है तो 22 हो गया, 21 हो गया, 20 हो गया, 19 हो गया, तो आपने अलग अलग साल का कंपैरिजन करके देखा, ठीक है, परफॉर्मेंस का। ये बेसिक हुआ। इसके अलावा आप देखोगे बहुत सिंपल काइंड का बजट होता है, ये स्मॉल शॉर्ट टर्म के बजट में भी काम आता है। इसको एडवोकेट किया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम सोर्सेज, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस की, मतलब विभिन्न प्रकार के आय के भी स्रोत होते हैं, विभिन्न प्रकार के खर्चे भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई, सीधी सी बात है, आपको बजट जब आप बनाते हो, जब आप बजट सच में बनाने बैठते हो, आपको छोटे बड़े बहुत सारे खर्चे आपको ऐसे दिखेंगे
कि हाँ भाई मेरे बहुत सारे खर्चे हैं, बट आप साथ साथ फिर देखोगे कि आय के स्रोत भी बहुत सारे हो जाते हैं सरकार के पास। तो उसकी बात हो गई। फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट टू मेकिंग प्लानिंग मोर प्रैक्टिकल। एक चीज़ और है, लाइन बजट क्या देखता है, लाइन आइटम बजट, कि ये एक चीज़ नोटिस करता है कि मुझे ना कॉस्ट को रिड्यूस करना है। मतलब कि लास्ट टाइम अगर मैंने कोई सामान 100 रुपये में मतलब खरीदा या फिर 100 रुपये में किसी काम को किया मैंने, राइट, तो मुझे काम तो वही करना है और काम और अच्छे तरीके से करना है। तो काम की गुणवत्ता तो मतलब ऊंची लेके जानी, उच्च गुणवत्ता में करना है, पर मुझे कोशिश करना है कि मैं इस बजट को कम कर सकूं। अगर मैं 90 कर सकूं या कुछ भी हो, 100 से तो नीचे ही जाना चाहिए किसी भी कीमत पे, समझ रहे हो। तो ये कोशिश करता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम हो, कम पैसों में हो जाए, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, है ना, मतलब लागत की कमी कर देना, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या करते हो, आप ये कोशिश करते हो एक्सपेंडिचर ऑन द वन आइटम टू सेव द बजट फॉर अनदर नेसेसरी आइटम। अब एक बात बताओ, ये 100 रुपये में था काम, 90 में किया, 10 रुपये बचाए, ठीक है, ऐसी औरों में भी बचाए। तो जो पैसा मेरा यहाँ बचाया है ना, जो मैंने बचत में किया, ये पैसा मेरा कहीं और काम आ जाएगा, समझ रहे हो। जैसे कहीं 10 बचाया, कहीं 20, कहीं 50, ये पैसा मैं किस में काम कर लूंगी, किसी और अदर नेसेसरी काम में, मतलब कोई और जो जरूरत का काम होएगा वहां काम कर लेंगे। और ये जो बजट है वो टॉप अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको सारे एक्सपेंसेस आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि जो शीर्ष प्राधिकारी होगा भाई उसके पास ये अथॉरिटी होगी पूरी कि भाई वो ही नियंत्रण करेगा ना सारे सभी प्रकार के व्ययों पर, कि हाँ भैया कितना जरूरी कितना नहीं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे पापा अगर अर्निंग कर रहे हैं या मम्मी अर्निंग कर रही है, जो भी फैमिली में मेन बंदा अर्न कर रहा है, ठीक है, इनकेस बहुत ऐसे करूंगे जहाँ दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बच्चों के लिए वाली चीज़ हो जाती है कि जो हमारी अथॉरिटी होती है, जैसे अगर मान लो मुझे मतलब कुछ भी कोई भी रैंडम एग्जांपल कि मुझे कोई लैपटॉप भी लेना है, ठीक है, मान लो अभी एप्पल के मतलब अच्छा लैपटॉप अभी कोई रिलीज हुआ है, राइट, सो मान लो मेरे को जिद है कि नहीं मुझे वही चाहिए क्योंकि मेरे को ये काम करना है। मैंने जाके पापा को बोला पापा मुझे लैपटॉप दिला दो। पापा ने पूछा क्या काम करना है, उनका पापा ये काम करना है। पापा सोचेंगे कि अच्छा तुझे ये काम करना है, मैंने कहा मुझे पढ़ाई करनी है फॉर एग्जांपल। अगर पढ़ाई ही करनी है तो पापा बोलेंगे भाई जरूरी इतना महंगा लैपटॉप लेना, तुम्हें पढ़ाई करना है, तुम्हारा एम क्या पढ़ाई करना है, तो वो तो तुम नॉर्मल लैपटॉप से भी कर सकते हो या फिर कम कीमत वाले से भी कर सकते हो। तो पापा ने क्या करा, लागत में कमी कर दी, कम कीमत पे लैपटॉप दिला दिया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पापा कह रहे पढ़ाई मत कर, पढ़ाई तो कर ले पर कम रुपए में कर ले, मतलब कम रुपए के लैपटॉप में कर ले क्योंकि काम हो जाएगा तेरा। तो वहां से पैसे बचे और जो पैसे वहां मेरे लैपटॉप में मैं जो एप्पल के लिए ले रही थी, पापा ने वो पैसे किसी और चीज में लगा दिए। आई समझ में। तो इस तरीके का एक एग्जाम्पल है, होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, जीरो बेस बजटिंग, शून्य आधार बजटिंग बोल देते हैं, ठीक है। जीरो बेस बजटिंग नाम से भी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऐसा रहता है कि आप देखोगे ना कि शुरुआत से बजट की योजना बनाने की बात करता है, ठीक है, कि बिल्कुल ऐसा दृष्टिकोण देता है कि अप्रोच टू प्लान एंड प्रिपेयर द बजट फ्रॉम द स्टार्ट। दैट मीन्स कि बिल्कुल शुरुआत से बात करता है। एक और चीज फ्रॉम जीरो, है ना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है, जैसे ट्रेडिशनल बजट की तरह नहीं है। ट्रेडिशनल में जैसे हमारा प्रीवियस वाला हिसाब किताब था उसके जैसा नहीं, है ना। तो उस चीज का थोड़ा सा देखना। एक चीज और थी, पिछले बजट पर आधारित पारंपरिक बजट के बजाय शून्य से शुरू होती है, क्योंकि पहले क्या होता था पारंपरिक बजट के हिसाब से प्रिपरेशन होती, इनमें क्या है कि भैया जीरो से शुरू करेंगे, राइट। अच्छा, इसके अलावा विद दिस बजटिंग अप्रोच यू नीड टू जस्टिफाई ईच एंड एवरी एक्सपेंस बिफोर एडिंग इट टू द एक्चुअल बजट। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपको वास्तविक बजट में जोड़ने से पहले प्रत्येक खर्च को उचित ठहराना होगा। मतलब आपने क्या करना है, आपने बताया अपना खर्चा, ठीक है, या फिर अपना एक्सपेंस कि हाँ भाई मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, मुझे किताब लानी है तो किताब का मैंने 1000 रुपये बताया अपने पापा को, ठीक है, और मुझे पेन लाने हैं तो 50 रुपये के पेन बता दिए मैंने, ठीक है। इसके अलावा मुझे मतलब कुछ भी यार रबड़ लानी है तुम्हारी, ठीक है, सो रबड़ के मैंने बता दिए 20 रुपये पापा को, ऐसे ऐसे करके मैंने एक्सपेंस बता दिए, ठीक है। अब अगर मैं ये सारी चीज़ें पापा को बता रही हूँ कि भाई मेरा ये खर्चा है, ठीक है, तो पापा ये वास्तविक बजट में तब जोड़ेंगे, मतलब जो भी वो अपना खर्च करने का, क्योंकि उनकी एक लिमिटेड सैलरी है ना महीने की, है ना, महीने पे उनको एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है। अगर उनको अमाउंट मिल रहा है, मान लो 50,000 रुपये मिल रहा है, के को 1000 लिख देते हैं ना, 50K मिल रहा है पापा को, तो वो जो फाइनल बजट बना रहे हैं कि हाँ भाई इस महीने मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, तो वो मेरे वाले जो ये खर्चे हैं, समझ रहे हो, 1070 रुपये, वो तभी जोड़ेंगे जब मैं इसको जस्टिफाई कर पाऊंगी। अदरवाइज पापा कहेंगे कि नहीं पेन की जरूरत नहीं है, जो पड़े हैं उनको यूज कर लो, ठीक है, रबड़ की जरूरत नहीं है क्योंकि पेन यूज करोगे, पेंसिल यूज करते तो रबड़ की जरूरत होती है, तो 20 रुपये ये काटो, 50 रुपये ये काटो, बस इतने की जरूरत है, तो ये कट गया। मतलब जो जरूरत का है वो तो रख लिया, 1000 रुपये जरूरत के लगे तो वो रख लिए, 70 रुपये जरूरत के नहीं लगे वो काट दिए। अगर मेरे को 70 रुपये
जुड़वाने हैं, मतलब मेरे को सामान चाहिए तो मुझे अपने आप को उचित ठहराना होगा, मुझे अपनी बात को सही मतलब जस्टिफाई करना होगा, समझ रहे हो बात को। तो शून्य आधारित जो बजटिंग का प्राथमिक उद्देश्य है वो यही है कि अनावश्यक लागत को कम करना। मतलब जो जीरो बेस्ड बजटिंग है ना वो काम ही इसी पे करती है कि जो फालतू के खर्चे हैं ना भाई वो खर्चे नहीं करने हमें, बस बात खत्म, ठीक है। जहां कटौती की जा सकती है वहां कटौती करो, और जो सच में बहुत जरूरी है उस पर काम करना, ठीक है भाई। ईमानदारी से बता रही हूँ, ये रैंडम एग्जाम्पल्स आ रहे हैं मेरे माइंड में, कोई भी प्री प्लानिंग नहीं है, कोई पहले से कुछ प्रिपेयर नहीं है, एकदम से थॉट आ रहे हैं तो आप लोगों को बता रही हूँ। होप क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, और जितना ईजी कर सकती हूँ ना, मुझे लगता है इससे ईजी कोई बताएगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट्स वाले होते हुए, ये जो बजट है आपका वैसे देखा जाए टेक्निकली ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, या फिर आर्ट्स में भी इको वाले इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। बट आप लोग सारे स्टूडेंट होंगे जिनके पास इको होगी, वो भी होंगे और दूसरे भी होंगे जिन्होंने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी, राइट। सो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं जितना ईजी करके समझा सकती हूँ मैं समझा रही हूँ। एक ही बार में समझ में आ जाएगा अगर तमीज से पढ़ने बैठ गए तो, समझ गए ना। तो बस मैं मेहनत यहाँ कर रही हूँ, वहाँ तुम करो, नैया पार लगेगी, पक्की बात है दोनों की, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। टू क्रिएट अ जीरो बेस बजट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज इज रिक्वायर्ड। सीधी सी बात है, आपको अगर जीरो बेस बजट बनाना है तो कर्मचारियों की भागीदारी की तो आवश्यकता होगी, क्योंकि आप हर किसी से पूछोगे कि भाई आप कर्मचारियों से कि आपको किस प्रकार के खर्च वहन करने हैं अपने व्यवसाय के लिए, मतलब कि आपको अपने बिजनेस के लिए किस टाइप के खर्च करने हैं, या फिर क्या क्या हिसाब किताब है, तो ये पता लगाना आप ऐसे खर्चे को आप देखोगे। उन्होंने तो बता दिया कि हाँ भाई मेरे इस बिजनेस में इतना खर्च जाएगा, ये होगा वो होगा, फिर आप देखोगे कि भाई आप कहाँ नियंत्रण कर सकते हो, मतलब कहाँ कटौती कर सकते हो। जो जो फालतू की चीज़ें होती हैं वो काटेंगे। जैसे ऐसा होता है ना, घर में अगर शादी है, मम्मी ने बोला एक लिस्ट बना के दे दे क्या क्या सामान लेके आना है, मैं मार्केट जाऊंगी ले आऊंगी, आपने पूरा का पूरा ये तैयार कर दिया, पिन पेज वाला पेपर, लो मम्मी मेरी लिस्ट, मेरा सामान ले आना। भाई साहब मम्मी के हाथ में लिस्ट गई, मम्मी गए अरे इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी, ये फालतू के, ठीक है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। मम्मी पेन उठाया, मम्मी कट मारती गई, टिक मारती गई, पता चला तुमने लिखे थे 20 आइटम, मम्मी ने कहा भैया 7 ही जरूरत है, 7 ही लाएंगे बस, और सब बाकी का वेस्ट है वो नहीं लाना। तो क्या हुआ, कटौती करी मम्मी ने, है ना। तो ऐसे तुम्हारे खर्चों में कटौती की जाती है जहां पर भी नीड नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई विशेष व्यवसाय को लाभ पहुंचाने में विफल रहता है, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस किया वो फेल हो गया बिजनेस में, है ना, काम करने के लिए, तो ऐसे में क्या होता है, वैसे ही होना चाहिए, बजट से बाहर कर दिया गया, मतलब उस चीज को बजट से बाहर कर दो, सिंपल सी बात है कि आपको उस चीज पे फोकस ही नहीं करना, तो इस चीज का ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है आपका बजट मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस आर जस्टिफाई फॉर ईच न्यू पीरियड। मतलब आपको हर पीरियड के लिए अपने बातों को, अपने एक्सपेंसेस को, सभी जो खर्चे उनको उचित ठहराया जाए, ठीक है। प्रोसेस ऑफ जीरो बजटिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो बेस। आपको पता है जीरो से शुरू हुआ, मम्मी ने तो आपको बिल्कुल जीरो दे दिया था, भैया जो भी शॉपिंग करनी लिख के दे तो बिल्कुल जीरो से, ठीक है, आपने लिख के दिया, फिर बाद में हमने देखा कि हाँ जो जो जरूरत है वो रखेंगे, बाकी का काट देंगे, ठीक है। तो हर कार्य को, हर फंक्शन को देखा जाता है, पूरा एनालाइज किया जाता है कि जहां जरूरत होगी वहां कॉस्ट लगाई जाएगी, जहां जरूरत नहीं होगी वहां से लागत हटा देंगे, ठीक है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि रैंडम एग्जाम्पल्स बन रहे हैं, और मैं सच में मतलब नहीं सोच सकती थी कि मैं तुम्हें ऐसे शादी वादी का एग्जाम्पल दे के बजट समझा दूंगी, मतलब गजब, अलग ही मजे आ रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मेहनत। देख लो कि कितना मतलब बिल्कुल ही फोकस करके तुम्हारे लिए तैयार बैठी हूँ, बिल्कुल। अच्छा चलो आगे चलते हैं, बजट की साइकिल चलाते हैं, ठीक है। साइकिल तो वैसे सबको ही चलानी आती होगी तुम्हें, पर बजट वाली चलाते हैं, है ना। पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी चीज़ें ना टाइम में होती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर ये सब हमें करना पड़ता है, तो पूरा समयबद्धता के अंदर होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, है ना, ये इस प्रोसेस में शामिल होते हैं, ठीक है। और ये पूरा सर्कुलर मैनर में होता है, ठीक है, पूरा का पूरा इस मैनर में होता है, ठीक है। ये ऐसे चलता है ये प्रोसेस। आ रही है बात समझ में? नहीं यार, ये वाला लास्ट वाला गड़बड़ हो गया, बताते भी नहीं हो तुम, हद हो गई है। हाँ ये ठीक है, पर ये बात भी सही है कि तुम बताओगे कैसे, मुझे ध्यान तो मुझे रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रखेंगे। सो सर्कुलर मैनर में होता है, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है, अप्रूवल और एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो आपने बजट तो बना दिया, ये मेरा बजट तैयार हो गया, आपने कहा ये मेरा बजट हो गया प्रिपेयर, ठीक है, बट इसको एक्सेप्ट किया जाए वो इम्पॉर्टेंट है कि मैंने बजट तो बना दिया, तैयार हो गया, पर इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, अप्रूवल मिल जाए। अप्रूवल कहाँ से मिलेगा? जब आपका वो आप पढ़ोगे ना आगे प्रोसेस क्या क्या होता है, वहां देखना कि अप्रूवल कैसे मिलता है। तो अप्रूवल होना और एक्सेप्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरत है, अनुमोदन होना और स्वीकृति, है ना। और ये सारी की सारी चीजें किस में होती हैं? 4 स्टेजेस में होती हैं, तो वो देख लो। सबसे पहले आपने क्या किया? प्रिपरेशन किया,
आने वाले के लिए जो भी अपकमिंग आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए आपने क्या किया, इनकम और एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स को फिक्स कर दिया बजट में, क्योंकि आप एस्टिमेट ही देते हो सीधा, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकते। होता क्या, मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था, अगर आपने 100 रुपये दिए किसी चीज़ के लिए, मतलब मान के चले कि भाई मेरा 100 रुपया खर्च होगा, मतलब मान लो मैं एग्जांपल ले लूँ कि मुझे यहाँ से कॉलेज जाना है तो मेरा 100 रुपये खर्च होगा, ये मैंने अपने बजट में डाला कि मेरा जाने का एक्सपेंस इतना होगा। हो सकता है वो बंदा 90 में ही मान गया हो सकता है उस बंदे ने 110 ले ली हो, तो आसपास चलता है थोड़ा सा, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करते हो, रिसीट लेते हो बाय पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एक्ट्स एंड अप्रोप्रिएशन एक्ट्स, मतलब कि जितने भी राजस्व के अधिनियम है, विनियोग अधिनियम है ना, कि संसद के द्वारा आपको प्राप्तियां मिलती हैं पूरी। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू एक्ट्स एंड अप्रोप्रिएशन एक्ट, मतलब राजस्व के अधिनियम, विनियोग अधिनियम को कार्यान्वयन करना, पूरा का पूरा लागू करना। उनको इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना भी होता है, अगर आपको कार्यान्वयन करना थोड़ा सा टफ लगता है तो लागू लिखो। ठीक है, रिव्यू एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज बाय ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट के बिहाफ पर, मतलब संसद के बिहाफ पर क्या होता है, संसद की ओर से लेखा परीक्षक द्वारा क्या होता है, जितनी भी वित्तीय गतिविधियां, फाइनेंशियल एक्टिविटी, उनका समीक्षा और नियंत्रण होता है। मैंने ना ऑडिट पहले भी बता रखा है आपको किसी वीडियो में, जो बच्चा पूरा फॉलो करता रहेगा उसको जरूर पता होगा, है ना। ऑडिट में क्या होता है, वही जो आपका पूरा का पूरा मतलब ब्रीफली एक होता है ना, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है एक तरीके से कि हाँ भाई हर काम तरीके से हो रहा है, जितना पैसा दिया था उन्होंने सही तरीके से लगाया, आपके डॉक्यूमेंट्स तक चेक होते हैं। ठीक है, सारी चीजें A to Z चेक होती हैं कि प्रॉपर काम हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो 4 तरीके से, ठीक है, 4 तरीके थे। इसके अलावा बजट की प्रिपरेशन, बजट की तैयारी, आ जाओ तैयारी करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं। देखो आप देखोगे इंडिया के टाइम, मतलब इंडिया के टाइम में कह रही हूँ, क्या ही हो जाता है मुझे, फॉर्मुलेशन प्रोसेस इन इंडिया बिगिन फॉर्मली ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर, मतलब वो कह रहे हैं शुरुआत हो जाती है सितंबर अक्टूबर के महीने में अगले साल के लिए बजट बनाने के लिए, मतलब 6 महीने पहले लगभग तैयारी शुरू हो जाती है आपकी। ठीक है, और ये पूरा सर्कुलर मैनर में होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है और इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या रोल है इसमें। ठीक है, तो रोल चालू हो चुका है प्रिपरेशन से, जो स्टेज है वहीं से। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ओरिएंटेड ही थोड़ा सा इसको नोट मेकिंग करना साथ साथ। ठीक है, बाकी यूनिट वाइज क्वेश्चंस तो मैं पकड़ाई दूंगी आप लोगों को, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक चीज और थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पॉल साइंस के ना जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है ना, एक चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा ये बात, कब समझ में आती है हमें, जब ना हम ग्रेजुएशन के 3 साल निकाल लेते हैं ना, तब हमें होश आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके बहन भाई पढ़ रहे होंगे, फिर वो बच्चे जो बच्चे खुद से भी अवेयर रहना चाहते हैं ना, वो भी इस चीज को देख लेते हैं। 12th के बाद ही ना ये आपका ऐसा टाइम पीरियड होता है, ये 3 साल इतने गोल्डन ईयर होते हैं ना, ऑनेस्टली बोलूं, अगर जिस बंदे ने इसको ढंग से यूज कर लिया ना, वो 3 साल बाद ऐसी जगह पर जाकर खड़ा होता है कि वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है, फिर उसे पता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, पॉल साइंस के जितने तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं ना, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये आपके गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल एक नंबर है, चाहे आपको टीचिंग में जाना हो, चाहे आपको यूपीएससी में जाना हो, ठीक है, चाहे आपको स्टेट के पीसीएस में जाना हो। ठीक है, इसके अलावा मतलब टीचिंग तो मैंने आपको बताया ही, तो मतलब जो भी और नॉर्मल भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको बैठना है ना, तो ये चीज ऐसी है कि ये कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हमेशा हेल्प ही करेगी। तो कोशिश करो इन सब्जेक्ट्स को ढंग से पढ़ो। ये जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ये बेसिक चीजें हैं भाई, आपकी जीके में भी काम आती है, नॉर्मल बच्चे यूपीएससी में आपका वो ले लेते हैं, ऑप्शनल में काम आता है, ऐसे स्टेट के पीसीएस में काम आता है, टीचिंग सब्जेक्ट में भी आप पर्टिकुलरली जब टीचर बनते हो सब्जेक्ट वाइज, हर जगह चीजें काम आती हैं, है ना। तो इतनी चीजें हम सबको पता होनी चाहिए। कभी जब टीचर पढ़ाता है ना, तो छोटी छोटी सी चीजों को बड़ा गौर से सुन लिया करो, ध्यान से, जरूरत पड़े तो दोबारा रिवाइज कर लो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर, फास्ट फॉरवर्ड करके। कोई नहीं बताता इस टाइम पर, ये जो तुम्हारे 3 साल है ना, अगर तुम इन चीजों में सीख गए ना, अगर किसी बच्चे को पता है मुझे यूपीएससी करना है, तो उसे पता है पॉल साइंस के ये सब्जेक्ट मेरे लिए बड़े जरूरी हैं, तो वो शुरू से ही ध्यान देता चलेगा इन सारी चीजों पे, समझ रहे हो। तो ये जो तुम्हारी वीडियोस है ना, ये सारी की सारी तुम्हारी हेल्पफुल हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी एग्जाम के लिए। ठीक है, सो प्लीज बी फोकस्ड, जितना ज्यादा हो सके ध्यान से पढ़ो और सारी चीजों को ढंग से फॉलो अप करो। ठीक है, बस इतना ही बताना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 3 साल बाद बिल्कुल जीरो पे आके खड़े हो जाएंगे, फिर उनको लगेगा कि यार अब कहाँ से शुरू करूं, अब कैसे करूं, मतलब तुम्हें सिलेबस ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें सारी चीजें करनी पड़ेंगी। जबकि तुम देखो, अगर तुम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मतलब इस सब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पढ़ा हमने, यही है हमारा सब्जेक्ट पूरा, राइट। हमने यूनिट 1 पढ़ी, उसमें हमने देखा क्या स्ट्रक्चर होता है। भाई जिस बंदे ने ढंग से पढ़ा होगा उसको पूरा पता होगा यूपीएससी में क्या सिलेबस है, कैसे कैसे क्या क्या काम होता है। ऐसे ही आपका पीसीएस लेवल का होता है, ऐसे ही आप पढ़ते जाओगे, कल को आपको टीचिंग वाली चीजें भी मिलेंगी, सब कुछ मिलता है आपको, सब कुछ। ये 360 डिग्री चीजें आपकी कवर हो जाती हैं धीरे 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 करके। मतलब ये 3 साल ऐसे हैं जो आपको सारे एस्पेक्ट्स दिखाते हैं, बट आपके ऊपर है कि आप कहाँ खोल के देख रहे हो, कहाँ आंखें बंद कर ले रहे हो, राइट। सो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का भी, मुझे लगा थोड़ा सा जरूरी है तुम लोगों को बताना इन चीजों के बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, सो इसलिए थोड़ा सा बता दिया।
आगे कंटिन्यू करते हैं। 6 महीने पहले आपका बजट बनना शुरू हो जाता है सितंबर अक्टूबर में। इसके अलावा आप देखते हो कि जो डिफरेंट आपके सर्कुलर आते हैं, मतलब प्लान, नॉन प्लान, मिसलेनियस आइटम, क्योंकि देखो प्लान्ड आइटम तो वही वाली है जो प्रॉपर हर साल होती है, ठीक है। मिसलेनियस आइटम अगर आपको लगता है कि जरूरत के हिसाब से आपको कुछ ऐड करना है तो आप वो ऐड कर देते हो, ठीक है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ टाइम ऑफ सेंडिंग फाइनल एस्टीमेट, द गाइडलाइंस फॉर टेस्टिंग द बजट एस्टीमेट मेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट आर ऑल्सो गिवन। मतलब कहने का कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो आपके विभाग हैं, उनको एक समय सीमा दिया जाता है कि आपको जो सूची भेजनी है, जो भी संबंधित चीजें हैं वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक भेज देनी है। दिशा निर्देश दिए जाते हैं आपको, पूरे इंस्ट्रक्शन दी जाती है, क्योंकि आपके सजेशन भी हमें हेल्प करते हैं बजट बनाने में, ठीक है। आपके इन द सेंस की डिपार्टमेंट्स के, ठीक है। कभी राजी हो जाओ, अच्छा मेरे सजेशन, हालांकि आप लोगों के सजेशन भी मैटर करते हैं डेफिनेटली, राइट। मजाक से हट के सच में बोल रही हूँ, फिर मजाक समझ लो कभी, है ना। अकॉर्डिंग टू द बजट एंड अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, मतलब आप कह रहे हो बजट और लेखा वर्गीकरण के अनुसार अगर देखोगे तो बजट का जो एस्टिमेट है वो प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है, अलग अलग मिनिस्ट्री, है ना। मतलब जो आपके विभिन्न मंत्रालय हैं, विभिन्न जो विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, वो देखते हैं। और इनका जो फाइनेंशियली देखा जाए तो एनालाइज किया जाता है इसको फाइनेंशियल एडवाइजर कंसर्न, की जो भी आपके वित्तीय सलाहकार होते हैं वो इसको पूरा का पूरा एनालाइज करते हैं, इसका पूरा विश्लेषण करते हैं कि हाँ भाई कितना सही है, कितना मतलब इनको और ज्यादा जरूरत है अपग्रेड करने की, या फिर थोड़ा कम में काम चल जाएगा, वो सारी चीजें, ठीक है। प्लान आइटम ऑफ दिस यूनियन बजट आर फाइनलाइज्ड इन कंसल्टेशन, है ना, विद द नीति आयोग आर बेस्ड ऑन द एनुअल प्लान। मतलब कि आप देखोगे केंद्रीय बजट की योजना में अगर आप देखोगे जो नीति आयोग है उसका जो परामर्श है, उसकी एडवाइस है, वो अंतिम होती है। जब नीति आयोग उस पर फाइनल टच दे देती है वही चीज मान ली जाती है और वो नेक्स्ट ईयर के लिए एनुअल प्लान की तरह यूज की जाती है, ठीक है। इनेक्टमेंट ऑफ द बजट, आप देखोगे बजट का अधिनियम, है ना, बेसिकली 5 स्टेजेस की बात होती है। जब आपको बजट को पार्लियामेंट में पास करना होता है तो 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। आ रही है बात समझ में? तो 5 स्टेजेस से कैसे गुजरोगे, कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली बात भाई, कोई भी चीज है आपने प्रेजेंट करी, जब आपने बनाया तो आप दिखाओगे ना कि हाँ जी देखो हमने ये बनाया, तो आपने बजट को मस्त सुंदर सा प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल डिस्कशन, ठीक है। अभी हाँ ये सारे के सारे बैठकर क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। वोटिंग होती है ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, मतलब आपको अनुदानों की अगर मांग करनी है तो ऐसे ही तो मिल नहीं जाएगा कि आप भी खड़े हो गए मैं भी खड़ी हो गई, हाँ भी हमें इतना रुपये और दे दो, हमें ये दे दो वो दे दो, ऐसा नहीं होता। पूरी की पूरी आपको डिमांड ढंग से करनी है, अपनी डिमांड को जस्टिफाई करना है, जायज ठहराना है। अगर वो बात सही हो जाएगी, सच में जरूरत है, तो उस पर मतदान होगा, पास हो गया तो मिल जाएगा, वो भी किसकी परमिशन पे। फाइनल कौन है भाई, हेड ऑफ द अथॉरिटी कौन है तुम्हारे, हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट नहीं बोला, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट, ठीक है। गवर्नमेंट में होता है आपके प्राइम मिनिस्टर। पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, मतलब आपको पास करने होते हैं बिल, विनियोग विधेयक का पारित होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक का पारित होना, जब ये पारित हो जाते हैं तो आपका पूरा काम हो जाता है, फिर ये लागू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 तरीके थे, मतलब 5 स्टेजेस जिसमें होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। सबसे बढ़िया और मजेदार, ये सारा आपका फाइनेंस मिनिस्टर को ध्यान में रख के बार बार बोल रही हूँ, लिख लेना जहां भी नोट बना रहे हो, ऊपर बड़ा बड़ा सा सुंदर सी राइटिंग में, ठीक है। अच्छा इसके अलावा सुंदर मतलब तुम्हें समझ में आ जाए बस, इतनी सुंदर, है ना, मुझे तो खैर क्या ही करना है उसका। तो बजट की प्रस्तुति देखो सबसे पहले तो कहाँ होती है, पार्लियामेंट में होती है, मिड फेब से शुरू हो जाती है। बजट आप देखोगे प्रेजेंट होता है इन पार्लियामेंट इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट्स में, ठीक है, रेलवे बजट और जनरल बजट। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और थी, एक सेकेंड, यहाँ ना मिड फेब ना होकर ना यहाँ होगा 1 फेब, है ना, मतलब 1 डे ऑफ फरवरी को आपका बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक चीज और थी, बजट प्रेजेंट कौन करता है, ये चीज अब हम आगे देखेंगे। कहने का मतलब है जो रेलवे बजट है ना, उसमें सारी की सारी जो भी रेलवे से रिलेटेड पूरी की पूरी डिटेल होती है, जो इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, ये पूरा रेलवे से डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो इसको कौन प्रेजेंट कर रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। जनरल बजट जो है उसमें पूरी डिमांड होती है, पर्टिकुलर सेक्शन की नहीं, क्योंकि रेलवे में पर्टिकुलर सेक्शन की, इसलिए रेलवे मिनिस्टर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। बट वैसे देखा जाए जनरल बजट, उसमें डिमांड है ऑल अदर डिपार्टमेंट्स की, मतलब सभी विभागों की मांग है, रेलवे डिपार्टमेंट को छोड़कर, ठीक है। सो इसको कौन आपका प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, पार्लियामेंट में, मतलब जो वित्त मंत्री हैं वो पेश करते हैं, ठीक है। एक चीज और थी कि जो मैंने आपको डेट तो बताई थी कि 1 फेब को होता है, ठीक है, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख के आना, बहुत इफेक्टिव रहेगी, ठीक है। एक चीज और, पहले क्या होता था ना कि ये जो आपका रेलवे बजट था ना, अलग अलग तरीके से पेश होता था, मतलब वो कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ रेल एंड जनरल बजट, मतलब 1924 से रेलवे बजट को आम बजट से अलग पेश करने की परंपरा थी, मतलब अलग अलग तरीके से सेपरेटली पेश किया जाता था, ठीक है। पर क्या हुआ, 2016 में नीति आयोग ने सजेस्ट किया कि नहीं भाई मर्ज कर देना चाहिए, मतलब दोनों को मिलाकर ही
पेश करना चाहिए, ठीक है। फिर 2017-18 के जो फाइनेंशियल ईयर है तब से फिर हुआ कि भाई इसको साथ में ही पेश किया जाने लग गया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखोगे। आम चर्चा, इसमें क्या होता है, जब आपने बजट पेश कर दिया, ठीक है, तो कुछ दिनों के लिए ना सामान्य चर्चा शुरू हो जाती है कि हाँ भाई लोगों के सामने अब है, आप इस पर अच्छा खासा डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली 3 से 4 दिन आपको मिल जाएंगे डिस्कस करने के लिए, दोनों हाउस में आप आराम से डिस्कस कर लोगे, ठीक है। और एक और बात बता दूं, ये जो तरीका जो हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, ये ब्रिटिश ट्रेडिशन और हेरिटेज है, मतलब ब्रिटिश परंपरा और विरासत है, उसी को हम फॉलो अप कर रहे हैं। एक चीज और आपको पता है कि इस स्टेज में क्या होता है, लोकसभा पूरे तरीके से इन्वॉल्व होती है, पूरे एंटायर बजट पर बढ़िया अच्छा खासा क्या होता है, चर्चा चल रही होती है। और जिस टाइम बजट पर चर्चा चल रही होती है ना, इस टाइम पर ना तो कोई प्रस्ताव पेश करोगे आप, मतलब कोई भी मोशन आपका ना तो इंट्रोड्यूस होगा, ना पेश किया जाएगा, ना ही आप वोटिंग वगैरह के लिए इस चीज को फॉलो अप करोगे, ठीक है। जब एंड हो जाता है डिस्कशन का, ठीक है, मान लो डिस्कशन का एंड हुआ, कुछ कुछ क्वेश्चन उठ के आए, अब इनके जवाब कौन देगा, आप और मैं तो देंगे नहीं, कौन देगा, फाइनेंस मिनिस्टर, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जनरली वो आंसर करते हैं इस चीज का। नेक्स्ट है आपका वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, मतलब अनुदानों की मांग पर मतदान, कि अगर आपको लगता है कि जनरल डिस्कशन किया जाता है इसमें, कि अगर लगता है कि हाँ भाई हमें और डिमांड्स करनी है ना ग्रांट्स की, तो ऐसे में मतलब अनुदानों की मांग करनी है, तो ऐसे में क्या होता है, जो लोकसभा में ये प्रोसेस शुरू होता है वोटिंग का, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि विच इज नॉट वेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत की संचित निधि पर, है ना, आधारित वह नहीं है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस पर भारित नहीं है, आधारित बोल दिया, भारित नहीं है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसको आप सेपरेट वोटिंग के थ्रू कराओगे, कि आप डिमांड उठाओगे अलग से, सेपरेट वोटिंग होगी, पास हो जाएगा, तब फिर वो चीज आपको मिलेगी, ठीक है। सो ये प्रपोजल जो है, इसमें एक चीज और होती है कि अगर आपको लगे तो कि हाँ भाई जरूरी तो नहीं है आपने जो ग्रांट किया वो सही है या नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है आपने जो ग्रांट की बात करी रिड्यूस की या डिक्रीज करने की बात करी पर्टिकुलर ग्रांट की, ठीक है। तो ऐसे में भी आप मोशन लगाते हो, तो ये कट मोशन बोलते हैं इनको, मतलब कटौती प्रस्ताव बोलते हैं, जिसमें आप मांग को कम या ज्यादा करने का प्रस्ताव दे सकते हो, कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। रिड्यूस और डिक्रीज तो एक ही बात हो गई, इंक्रीज, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट 3 टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है। ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आंसर क्वालिटी एनहांस करनी हो तो जरूर लिख के आना, बढ़िया ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। पॉलिसी कट मोशन, इसमें क्या होता है, पॉलिसी कटौती प्रस्ताव, इसमें क्या है बेसिकली आपका कि रेफर किया जाता है रिजेक्शन ऑफ द पॉलिसी ऑन डिमांड, कि अगर आपको लगता है कि कोई पॉलिसी की अस्वीकृति करनी है तो उस चीज का ध्यान रखा जाता है। ऐसे में क्या होता है कि अगर आपको लगे तो मांग की मात्रा को आप क्या कर सकते हो, एक निश्चित राशि तक कम कर सकते हो, मतलब जितनी भी आपकी डिमांड है आपको लगता है कम करानी है तो आराम से कम हो जाएगी कट पॉलिसी कट मोशन में। इकोनॉमिक कट मोशन में क्या है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इन अ फिक्स्ड बजट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक ड्यू टू आउट ऑफ डिमांड, मतलब ये कह रहे हैं कि प्रस्ताव मांग की कमी के कारण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक निश्चित बजट में धन की मात्रा को कम करने के लिए पेश किया जाता है। मतलब आपको पता है कि आपको एक पर्टिकुलर बजट मिल गया है, ठीक है, बट आपको ये पता है कि प्रस्ताव की मांग की कमी के कारण, मतलब आप इस प्रस्ताव में मांग कर रहे हो कि हाँ भैया आपको आर्थिक दृष्टिकोण से अगर ध्यान देना है आपको, तो निश्चित बजट का जो धन है ना, जो प्रॉपर आपका एक बना है एग्जैक्ट, है ना, आपको अगर लगता है कि हाँ भैया मुझे इसमें कमी करानी है तो आप इजीली उसको जस्टिफाई करके कम करा सकते हो। इकोनॉमिक कट मोशन, टोकन कट मोशन, इसमें क्या होता है कि ये शिकायत या उन प्रॉब्लम्स को सामने लेके आता है ना, जो किसके जुरिस्डिक्शन में आती है, इंडियन गवर्नमेंट के, है ना, तो वो प्रॉब्लम्स इसके सामने आती है। और ऐसे में क्या होता है कि जो टोटल जो भी डिमांड होती है उसमें से आपका 100 रुपये डिडक्ट हो जाता है। मतलब ये कोई प्रोसेस है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की सच में जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये वाला उस अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारा जो टाइप है बस हमें थोड़ा सा पता हो, हल्का सा ब्रीफ करके लिख दो, तो इसलिए इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है मोशन वाली चीज पे, ठीक है, मतलब हल्का लिख दोगे चलेगा काम। वोटिंग इज एंटायरली द प्रियोगेटिव ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा डज नॉट पार्टिसिपेट इन इट, मतलब वोटिंग जो होती है वो कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होती है, राज्यसभा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। टाइम पीरियड मिलता है 26 दिन का आपका, और ये वोटिंग पीरियड इंडिया में होती है जैसे कि ब्रिटेन में होती है। तो ब्रिटेन को देख के हमने यहाँ शुरू किया, ठीक है। इसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, अगर आपको लगता है कि वो टाइम पीरियड क्रॉस हो चुका है फिर भी उस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं आया तो बिना वोटिंग के भी कई बार क्या करना पड़ता है, डिमांड को पास करना पड़ता है, या फिर वोटिंग जल्दी जल्दी में करा देंगे, डिस्कशन का टाइम नहीं देंगे, तो चर्चा वगैरह के बिना भी कई बार पारित कर दी जाती है, ठीक है। जैसे जैसे डेडलाइन पास आती जाएगी, ओवर होती जाएगी, ऐसे में क्या होगा, डिमांड को इमीडिएटली उठाया जाएगा वोटिंग के लिए कि भाई फटाफट फटाफट वोटिंग करो। बोलते नहीं आनन फानन में वोटिंग करा ली, तो जल्दी जल्दी वोटिंग कराई, ठीक है, चाहे वो डिस्कस हुआ हो या ना हुआ हो फिर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है, फिर कैसे करोगे, तो डेडलाइन से पहले पहले फटाफट फटाफट भाई खत्म करो इन सबको, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं, ये वाला जो प्रोसेस होता है, जो टाइम पीरियड ओवर होने से पहले पहले आपने फटाफट विदाउट डिस्कशन वोटिंग करा दी, इसको बोल देते हैं गिलोटिन, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा पैसेज ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, मतलब विनियोग विधायक का पारित होना, दैट मीन्स कि वो कह रहे हैं जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि जब आप एनुअल एप्रोप्रिएशन बिल को पास कराना होता है, मतलब आर्टिकल 1
1/4 में, मतलब 114 में कॉन्स्टिट्यूशन में वाली बात बोली गई है कि कोई भी पैसा, नो मनी शैल बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट अप्रोप्रिएशन बाय द लॉ। मतलब आप जो भी आपका ये संचित निधि है ना, भारत की संचित निधि, वहां से कोई पैसा नहीं निकाल सकते जब तक कि कोई कानून द्वारा विनियोजन ना हो जाए। मतलब कानून द्वारा विनियोजन हो जाएगा तब जाके आप पैसा निकाल पाओगे, अदरवाइज आप कोई पैसा नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अलग से दूसरे शब्दों में समझो तो वो ये कि भारत सरकार के जितने भी जो वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी कॉन्टेक्स्ट में काम होते हैं ना, वो सारे के सारे बिल होते हैं, उन सबके खर्चों का, निवेशों का उल्लेख किया जाता है कि जितना भी आपका एक्सपेंस है, जो भी चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस सबका। ठीक है, बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, विधायक पेश किया, लोकसभा में अगर इसकी स्वीकृति मिल जाती है तो क्या होता है, तब आप क्या कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, मतलब क्योंकि आपको सैंक्शन हो गया ना, आपको परमिशन मिल गई ना लोकसभा से। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल को उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आपके जो राष्ट्रपति है वो असेंट दे देते हैं, अपना सहमति दे देते हैं, और ये फिर क्या होता है, वो बिल एक्ट में बन जाता है। तो बिल से एक्ट बनने का प्रोसेस था। ठीक है, और जब तक ये बिल से एक्ट में ना बन जाए, ठीक है, तो गवर्नमेंट ना किसी भी तरीके का पैसा निकाल सकती। तो अगर सोचा जाए, बहुत साफ शब्दों में समझाया जाए, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा कब निकाल सकते हैं, ठीक है, जब बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बात खत्म, सिंपल। ठीक है, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक का पारित होना। अब देखो, एक्ट तो बना ही दिया था हमने। ठीक है, गवर्नमेंट अब क्या कर सकती है, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल सकती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, टैक्सेशन के थ्रू भी तो आप पैसा इकट्ठा करते हो। ठीक है, तो उसकी बात हुई। फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है इसी पर्पज से, कहाँ पर, हाउस में। तो कौन से हाउस में, ओनली लोकसभा में होता है, राज्यसभा में फाइनेंस बिल नहीं होता पेश, है ना, वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, पेश नहीं कर सकते आप वहां पर। ठीक है, फाइनेंस बिल में आप बताते हो, अगले साल के लिए पूरा प्रपोजल देते हो, पूरे जितने भी आपको टैक्स लगाने, जो भी फी वगैरह, जितने भी गवर्नमेंट के भारत सरकार के द्वारा जो लगाए जाने वाली जितनी भी चीजें होती हैं, कर वगैरह, शुल्क वगैरह, वो सब आप इसमें देते हो, पूरा विवरण किसमें, फाइनेंस बिल में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, मेजर पॉइंट था लोकसभा वाला, तो उसको जरा नोट रख लेना। ठीक है भाई, जब टैक्स का कलेक्शन हो जाता है ना, मतलब एक्चुअली बात है कि एक आपका एक्ट था, है ना, टैक्स कलेक्शन एक्ट 1931 का। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि इसमें जब आप पास कर लेते हो ना बिल को, जब वो पास हो जाता है, तो पास नहीं हो जाता एक्चुअली, इसमें बात ये है कि आपको 75 दिन के अंदर अंदर ना संसद में ये बिल पास कराना पड़ता है, और प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना ही पड़ता है, क्योंकि होना चाहिए टाइम पीरियड एक, है ना, इस चीज का ध्यान रखो। अब है बजट का क्रियान्वयन, मतलब एग्जीक्यूशन करना है, मतलब आपको लागू भी तो करना है ना, ये है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है इसको इम्प्लीमेंट करने की, लागू करने की, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की, मतलब बेसिकली जो आपका कार्यकारी सरकार होती है उसकी होती है। प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसेस क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन का, बजट डिपेंड करता है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर एट वेरियस ऑपरेटिंग लेवल। कहने का मतलब है कि बजट आपने बना दिया, अब आप इनको अलग अलग डेलीगेशंस को अलग अलग स्तर पर, है ना, अलग अलग शक्तियों को क्या करोगे, इनको बांटोगे, क्योंकि अब ये क्या होंगे, क्योंकि यही तो फिर अपने अपने हिसाब से इनको एलोकेट करेंगे। जैसे जैसे आप ये जो अप्रोप्रिएशन एक्ट पास हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है वो एडवाइस करती है फिर स्पेंडिंग मिनिस्टर को, डिपार्टमेंट्स को, कि हाँ भाई आपका फंड इस तरीके से आवंटित होगा, तो उस बारे में पूरा का पूरा सलाह देता है। ठीक है, तो कौन देता है, वित्त मंत्रालय, खर्च करने वाले मंत्रालयों को, कि जो जो मंत्रालय अब इसको खर्च करेगा उनको सलाह देगा कौन, आपका फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ एलिमेंट्स हमेशा रहते हैं, हमेशा। ठीक है, तो इस चीज में कौन कौन रहते हैं, है ना, तो इन चीजों का जरा ध्यान दो। कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है, मतलब नियंत्रण अधिकारी, जर्नल, द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, मतलब वही मंत्रालय और विभाग के प्रमुख के रूप में जो भी बंदा कार्य करता है वो। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑफिसर हो गए जो एक्ट के हैं, है ना, सो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका सिस्टम ऑफ कैपेबल ऑफिसर दैट ग्रांट्स फाइनेंशियल अप्रूवल, मतलब सक्षम अधिकारियों की एक प्रणाली जो वित्तीय स्वीकृति प्रदान करती है, कि आपको मतलब जो फाइनेंशियली आपको अप्रूवल मिल रहा है ना, तो वो भी तो आपको कोई ना कोई ऑफिसर बैठ के ही दे रहे हैं। ठीक है, सो इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे अरेंजमेंट करना इंपेरेटिव और डिसबर्सिंग ऑफिसर्स की, मतलब जितने भी अनिवार्य हैं और जितने भी आपके मेन अधिकारी हैं उनका पूरा अरेंजमेंट होना। अरेंजमेंट ऑफ पेमेंट, रिसीट एंड अकाउंट्स, मतलब आपको भुगतान कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या कहाँ से आपको प्राप्तियां मिलेंगी, जो भी आपको रिसीट मिलनी है, खातों की पूरी व्यवस्था, तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट तत्व है ना। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑडिट, आपने सारा काम कर लिया, आपने बजट बना लिया, आपने पैसा दे दिया, सारे डिपार्टमेंट के पास पैसा पहुंच गया। ठीक है, अब जब इन सबके पास पैसा पहुंच गया, ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट है आपके, ठीक है, इन सबके पास पैसा पहुंच गया, अब ऑडिट होगा, मतलब अंकेक्षण। एक तरीके से जो एग्जीक्यूटिव ने स्पेंड किया पब्लिक का फंड, मतलब सार्वजनिक धन खर्च किया कार्यपालिका ने, है ना, और विधायिका के द्वारा इसको अथॉरिटी मिली थी,
ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑडिट कंडक्ट कराया, और ये ऑडिट ना इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, ठीक है। मतलब वैसे तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो आपकी संसद है ना, उसके प्रति इनकी थोड़ी सी लाइबिलिटी होती है, बट वैसे इंडिपेंडेंट एजेंसी है तो पार्लियामेंट के तरफ से ऑडिट जाएगी आपकी। सो फॉर दिस वर्क कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। और इनका क्या काम होता है, इनकी ड्यूटी होती है कि इंश्योर करते हैं कि एलोकेशन ऑफ फंड टू वेरियस एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट इज डन बाय द लॉ। मतलब आपने अलग अलग डिपार्टमेंट को पैसा दिया था, तो क्या वो पैसा वाकई में सही तरीके से अलग अलग एजेंसियों को आवंटन हुआ या नहीं हुआ, है ना, इस चीज का ध्यान दिया जाए। इसके अलावा जो रूल है, लॉ है, ऑर्डर है, जिस तरीके से भी जो भी काम होता है ना, देखो साफ शब्दों में समझो ना, तरीका यही है कि जो भी आपको एक्सपेंडिचर करने के लिए, खर्चा करने के लिए एक रूल रेगुलेशन होता है, आपने वो वाकई में फॉलो किया या नहीं किया। जितना पैसा आपने बताया कि हाँ भाई हमारा इतना पैसा लगा, तो क्या वो वाकई में कागजों में दिख रहा है कि आपने उसकी बिलिंग वगैरह प्रॉपर की है, नहीं की है, या वाकई में वो चीज की या नहीं की, है ना। तो सारे कागज आपके, सब कुछ A to Z आपके यहाँ चेक होती है, हर एक चीज, ठीक है। तो जितना भी आपने प्राप्त किया, जितना आपने खर्च किया, सब कुछ का यहाँ ऑडिट किया जाता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हुआ आपका यूनिट 3 बजट फाइनली कंप्लीट। आई एम सो हैप्पी कि मैं जितना इजी करके समझा सकती थी ना, मैंने समझाया है कसम से, है ना। तो अब तुम मेहनत मेरी कैसे वसूल कराओगे, एक तो अपने अच्छे नंबर लाकर एग्जाम में पूरी मेहनत कर, दूसरी बात क्या कि वीडियो देखकर, है ना, क्योंकि वीडियो देखकर क्या करोगे, साथ साथ में नोट मेकिंग करोगे, राइट। और देखो बार बार फोकस इसलिए करती हूँ, नोट मेकिंग करने से ना आप ही को हेल्प होगी, समझ रहे हो बात को। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तभी वो चीज थोड़ी सी फ्रूटफुल रहेगी आप सभी के लिए, ठीक है। बाकी एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, है ना, क्योंकि बहुत टाइम पास आता जा रहा है अब धीरे धीरे। बाकी जिस मोटिवेशन के साथ मैं आपके लिए काम कर रही हूँ, ऑल्दो कभी कभी चीज़ें थोड़ी सी हो जाती है मेरी भी डिस्टर्ब, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ आप लोग के लिए अवेलेबल रहूँ। मैंने ज़बान दी है कि मैं टाइम से सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, तो मैं कराऊंगी ही कराऊंगी, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े, राइट। सो आप लोग भी इस चीज़ को समझो कि टीचर कितना वैल्यू कर रहा है ना। सो नीड योर सपोर्ट, ओके। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, बाकी शेयर करना अपने दोस्तों को, सबको हेल्प हो जाएगी, ठीक है भाई। बाकी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, बाय बाय।